Hello, hi everyone. Hope you are keeping well. This is Vishal Masi and welcome back to my channel Economic Sites. And in the last lecture we have already covered up to 12.3. ठीक है, मैंने यहाँ तक ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था. प्लीज़ डू वॉच द लेक्चर 1. ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया है, तभी आपको आगे अच्छे से समझ में आने वाला है. तो जिसने नहीं देखा कृपया करके उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है. ठीक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. दूसरी बात है, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये पहला लेक्चर कौन सा है, दूसरा लेक्चर कौन सा है. देखिए, इट्स वेरी सिंपल. आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा. ठीक है, तो मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर के नाम पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, दैट इज़ अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, ये स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी आपको, फर्स्ट प्लेलिस्ट ही होगी. इसमें आपके जितने भी मैं लेक्चर बनाता रहूँगा इसके रिगार्डिंग, आपके सीरियल वाइज इसमें आते रहेंगे. तो कोई भी बच्चे को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप कहीं पर उसको लिंक को कॉपी करके सेव कर सकते हैं आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. चलिए, यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था. मैंने आपको वाइट बोर्ड के हेल्प से मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था. नाउ वी विल गो मोर डीप इनटू इट. ओके, ताकि आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएं. देखिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 12.3.1, दैट इज़ डिजायर्ड और एक्स एंड इफेक्टिव डिमांड, दैट इज़ एक्स पोस्ट. ठीक है, बहुत सिंपल है. जैसे कि हमने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है. ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था. एग्रीगेट डिमांड होती है सम टोटल डिमांड, है ना. पूरे देश की जो टोटल डिमांड को हम ऐड कर दे तो हमारी एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी. यहाँ एग्रीगेट डिमांड भी दो तरह की होती है. एक होती है डिजायर्ड, दैट इज एक्स एंड सेकंड इज इफेक्टिव डिमांड, दैट इज एक्स पोस्ट. ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्रीगेट डिमांड दो तरह की होती है. फर्स्ट इज योर डिजायर्ड, दैट इज योर एक्स एंड. ठीक है, एंड सेकेंड इज योर इफेक्टिव डिमांड, जिसे एक्स पोस्ट भी बोला जाता है. अब इसको मैं एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होती क्या है. ठीक है, तो हम सबसे पहले लेते हैं डिजायर्ड डिमांड. देखिए, मैं आपको एक सिंपल से फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ. मान लीजिए आपके पास है, मेरे पास 10,000 रुपीज़ है. ठीक है, इस समय, और मेरा मन क्या कर रहा है, एक फ़ोन लेने का. ठीक है, तो मैं मार्केट में जा रहा हूँ बाइक से फ़ोन लेने के लिए. ओके, एंड आई हैव द 10,000 रुपीज़ टू स्पेंड ऑन द फोन. लेकिन अनलकीली क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आई मेट विद एन एक्सीडेंट. ओके, स्मॉल एक्सीडेंट, नॉट बिग एक्सीडेंट, एंड आई फेल डाउन. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, और हो सकता है थोड़ी बहुत चोट भी लगे मुझे, ज़्यादा भी लग सकती है. ठीक है, तो अब मैं ये 10,000 रुपीज़, आपको क्या लग रहा है मैं फ़ोन पे स्पेंड करूंगा? नहीं, डेफिनेटली आई वुड आस्क समवन टू टेक मी टू द नियर बाय हॉस्पिटल एंड आई विल टेक द ट्रीटमेंट. तो ये 10,000 रुपीज़ मेरी जो एक्चुअली में डिमांड क्या थी फ़ोन की, लेकिन हुई क्या, हॉस्पिटल. ठीक है, हॉस्पिटल की सर्विसेज, आई एंड अप विद द हॉस्पिटल सर्विसेज यूजिंग दिस 10,000 रुपीज़. तो वही ये चीज़ है. तो डिज़ायर्ड क्या होती है, जो हम लोग मतलब डिज़ायर करते हैं. तो मैंने डिज़ायर क्या किया था, फ़ोन डिज़ायर किया था, है ना. लेकिन एक्चुअली में हुई क्या, इफेक्टिव डिमांड क्या हुई थी, दैट इज़ अ हॉस्पिटल. ठीक है, तो हमारे साथ लाइफ में हर किसी के साथ ऐसा होता है ना. जो हम प्लान करते हैं उसका कई बार तो एग्जीक्यूट हो जाता है, कई बार नहीं करता. ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो द फ्यूचर. सेम वे वो पूरी कंट्री के साथ भी फॉलो होता है. हम जो कंट्री में हम जो सोचते हैं कि यहाँ खर्चा करेगी सरकार, सोचते हैं, जो हम लोग प्राइवेट कंपनी सोचती है या हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम सबसे ही मिलके बेसिकली क्या है, देश की एग्रीगेट डिमांड बनती है. तो उस लेवल पे भी ये सब फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलती है. ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है. एक डिजायर डिमांड क्या होती है, विच एक्चुअली पीपल डिजायर, और यू कैन से इंटेंडेड डिमांड होती है हमारी. या एक तरह कह सकते हो प्लान्ड डिमांड है, कि हम जो प्लान करते हैं इसे प्लान भी बोला जाता है, इंटेंडेड डिमांड भी बोलता है, डिजायर्ड भी बोला जाता है. ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज अ प्लान डिमांड, तो आप बोलेंगे दैट इज अ डिजायर डिमांड. और एक्स एंड, ध्यान रखिएगा, एक्स एंड और एक्स पोस्ट से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो एक्स पोस्ट मतलब उसके बाद, है ना. तो बाद मतलब जो एक्चुअल डिमांड है, तो दिस इज योर एक्चुअल डिमांड जो होती है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड. और जो डिजायर डिमांड होती है बेसिकली आपकी, दैट इज अ प्लान डिमांड, इंटेंडेड और डिजायर्ड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंड. क्लियर हो गया यहाँ तक. चलिए, अब आगे पढ़ लेते हैं. ठीक है, सो वी कंसीडर मेन फोर ग्रुप्स ऑफ बायर्स इन द इकोनॉमी, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन परचेसेस ऑफ डोमेस्टिक आउटपुट. तो बेसिकली ये कॉम्पोनेंट ही क्या है, आपके एग्रीगेट डिमांड के हैं, बेसिकली इसकी बात कर रहा है ये, मैं आगे आऊँगा. सो देयरफॉर डिजायर्ड और द प्लान्ड स्पेंडिंग इज अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड. तो यहाँ पे डेफिनेशन बन जाती है इसकी कि व्हाट इज अ डिजायर्ड डिमांड. ठीक है, यहाँ पे भी थी लेकिन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं. द डिजायर्ड डिमांड होती क्या है और प्लान डिमांड होती क्या है. ठीक है, इसे स्पेंडिंग भी बोलते हैं. तो स्पेंडिंग डिमांड जहाँ भी आएगा, एक्सपेंडिचर, दैट इज सेम थिंग. स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर, डिमांड इज द अमाउंट दैट अ हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट्स, फॉरेन परचेसेस वुड लाइक टू स्पेंड, ध्यान रखेंगे, वुड लाइक टू स्पेंड ऑन द डोमेस्टिक आउटपुट. ठीक है, इन अदर वर्ड्स
डिजायर्ड डिमांड इन द इकोनॉमी इज अ सम टोटल ऑफ डिजायर्ड प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जितने भी प्राइवेट कंपनीज करती हैं, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, सॉरी प्राइवेट कंजप्शन जो हम लोग करते हैं, और डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो जितनी कंपनीज करती हैं, ऐसी ही डिजायर्ड गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, एंड डिजायर्ड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंस। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो, अगर आया कि डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, तो वेरी सिंपल, इसके आगे क्या लगा देंगे आप? डिजायर्ड कंजप्शन लगा देंगे, ठीक है, डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, डिजायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिजायर्ड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो एग्रीगेट डिमांड की अगर डेफिनेशन आपको याद करनी है तो इसे ध्यान में रख लीजिए। अगर ये आपको याद हो गया तो डेफिनेटली आप इससे अपने एक डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो एग्रीगेट की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन आपको यही होती है। अगर डिजायर्ड एग्रीगेट की आएगी तो आपको लिखेंगे डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड इज अ सम टोटल ऑफ डिजायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिजायर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिजायर्ड नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो सिंपल, चलिए। सो एग्रीगेट डिमांड दैट स्टैंड्स फॉर एडी स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जिसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, एग्रीगेट स्पेंडिंग भी बोला जाता है, दैट इज सेम थिंग। सी स्टैंड्स फॉर डिजायर्ड कंजप्शन। ध्यान रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे डिजायर्ड एग्रीगेट की डिमांड की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड की बात की जाएगी वहाँ पे सबके आगे सी के आगे आपका डिजायर्ड कंजप्शन हो जाएगा, आई के आगे डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जी के आगे दैट इज डिजायर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड सेम वे दैट इज एक्स माइनस एम, दैट विल बी अ नेट एक्सपोर्ट, दैट विल बी डिजायर्ड नेट एक्सपोर्ट्स, क्लियर। तो आपको ध्यान में रखना है, वेरी सिंपल, ये सबसे पहले तो ये याद रख लेना है। और जब डिजायर्ड की पूछा जाएगा, ठीक है, डिजायर्ड की पूछा जाएगा या एक्स एंड पूछा जाएगा या प्लान्ड पूछा जाएगा, ठीक है, या इंटेंडेड पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ सिंपली आगे क्या लगाना है? इन सब के आगे क्या लगा देना है? डिजायर्ड वर्ड ऐड कर देना है। आपको सिंपली क्या डेफिनेशन याद हो जाएगी फिर? डिजायर्ड, एक्सेंट, इंटेंडेड, प्लान, वॉट एवर मे बी। तो बेसिकली ये हमने अब पूरा टॉपिक कर लिया है, क्लियर। चलिए, सो द मेन कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एग्रीगेट स्पेंडिंग या एग्रीगेट डिमांड की क्या होती है। दैट इज हाउस होल्ड कंजप्शन होता है, दैट स्टैंड्स फॉर सी। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, दैट स्टैंड्स फॉर आई। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, दैट स्टैंड्स फॉर जी। एंड नेट एक्सपोर्ट होता है, दैट स्टैंड फॉर एक्स माइनस एम, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे हम इफेक्टिव की। तो इफेक्टिव याद रखिए क्या था? मेरा हॉस्पिटल, ठीक है, ये मेरा हॉस्पिटल वाला इफेक्टिव था और ये हमारा क्या था? फ़ोन था, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको रिलेट कर रहा हूँ। तो इफेक्टिव क्या होता है? दैट इज अ सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल एक्चुअली, ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड ऐड हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। वहाँ वर्ड क्या ऐड हुआ था? डिजायर्ड, यहाँ पे वर्ड क्या हो जाएगा? एक्चुअली में। तो एक्चुअली मैंने क्या बाय किया था? एक्चुअली मैंने तो हॉस्पिटल की सर्विसेज ली थी, है ना। मैंने क्या डिमांड किया? हॉस्पिटल की सर्विसेज ली थी, ठीक है। सो दिस इज द एक्स पोस्ट कंसेप्ट, ओके। तो ऐसे ही कंट्री के बेस पे भी हो सकता है। मान लीजिए कंट्री ने बोला कि हम 10,000 करोड़ यहाँ खर्च करेंगे, लेकिन होता कुछ है, मान लीजिए एकदम ही कोई आपदा आ जाती है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, यानी फ्लड सिचुएशन कम, तो डेफिनेटली दैट मनी विल गो टू दैट साइड, ठीक है। सो एक्स पोस्ट मीन्स आफ्टरवर्ड्स, एक्स पोस्ट मीन्स आफ्टरवर्ड। इट रेफर्स टू समथिंग दैट एक्चुअली और अल्टीमेटली हैपन्स। आपको पता है अल्टीमेटली क्या हुआ? हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे। सो इफेक्टिव डिमांड इज द एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। तो ध्यान रखिएगा इफेक्टिव डिमांड क्या होती है? दैट इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। ऊपर क्या पड़ा था? ये क्या होती थी? डिजायर्ड। नाउ दिस इज द एक्चुअल, ठीक है। सो डिजायर्ड स्पेंडिंग नीड नॉट टू बी इक्वल। अभी जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, कि जो हम सोच रहे हैं वो होएगा ही। और कोई भी इकोनॉमी में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, मुझे नहीं लगता कि कोई इकोनॉमी होगी जिसमें वो डिजायर्ड उनकी जो एक्चुअल डिमांड के बराबर होगी। या तो ज़्यादा हो सकती है या तो कम हो सकती है, ठीक है। आइदर इन द टोटल और एनी कॉम्पोनेंट ऑफ इट। और ऐसा भी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि जो हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमने जो क्योंकि एडी आपको पता है कितने तरह का होता है, मतलब किससे बन के मिलता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जरूरी नहीं है कि पूरे में मैच करे, पूरे एग्रीगेट डिमांड दोनों मैच कर ले। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सी का जो बेसिकली जो डिजायर्ड कंजप्शन है वो एक्चुअल कंजप्शन मैच करे, ऐसा भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि सारे अलग अलग हों, ठीक है। हो सकता है कि अगर इसमें तीन भी सेम होते हैं फिर ओवरऑल तो सेम अलग ही हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझे आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इफेक्टिव डिमांड इज एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। डिजायर्ड स्पेंडिंग नीड नॉट टू बी इक्वल टू द एक्चुअल डिमांड आइदर इन टोटल और एनी कॉम्पोनेंट ऑफ इट। तो कॉम्पोनेंट आपको पता है दैट इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड आर सी देन आई प्लस जी देन एक्स माइनस एम ऑल्सो, ठीक है। देर आर 4 कॉम्पोनेंट्स ऑफ बेसिकली x that is of aggregate, 4 components of aggregate demand, clear,
और कीन्स ने क्या लिया था, कीन्स ने सिर्फ सी प्लस आई को कंसिडर किया था अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। बेसिकली ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं कीन्स की, उसको आगे जो है वो सिर्फ सी प्लस आई ही यूज़ करने वाला है। क्लियर हो गया? चलिए, देन डिजायर्ड स्पेंडिंग मैं ऑलरेडी बता दिया। इफ द फर्म प्रोड्यूसर, ध्यान रखिएगा, अगर फर्म एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स इन द एंटिसिपेशन ऑफ द लार्ज डिमांड, सोच लीजिए उसने सोचा कि लार्ज डिमांड है और वो बहुत सारे गुड्स बना लेता है, लेकिन एक्चुअल डिमांड क्या होती है, वो लेस हो जाती है। सो देयर विल बी द अनइंटेंडेड, तो ऑब्वियसली बात है कि उसने सोचा था कि लार्ज डिमांड होगी, है ना, लेकिन कोई रीज़न की वजह से, जैसे मान लीजिए कोविड की सिचुएशन आई, तो कंपनी को पता नहीं था एकदम, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया था और बाद में वो बिके नहीं, तो दैट लेड टू द अनइंटेंडेड अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। स्पेशली हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में ये चीज़ देखी थी, ठीक है। सो दिस विल लीड टू द इंक्रीज ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो हमें जो इन्वेंट्री है, हमारी जो इन्वेंट्री है, अनसोल्ड स्टॉक है, वो इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन दिस केस एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स द डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, तो उस केस में हमारी वेरी सिंपल है कि जो हमारी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगी हमारी एक्चुअल बेसिकली स्पेंडिंग से, क्योंकि हमने डिजायर्ड क्या किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, वो सारा इन्वेंट्री में चला, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, है ना, हमारी उल्टा अनसोल्ड हो गया। तो उस केस में हमारी जो डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि बाद में वो चीज़ बिकेगी नहीं, है ना। सो देयर ओके, देयरफॉर द एक्चुअल डिमांड विल बी मोर देन द डिजायर्ड डिमांड। देखिए इसे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि सिंस अब इनकी जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है ना, जो वो अनसोल्ड स्टॉक में जो उसे स्टोर करने के लिए या उसे रखने के लिए जो इन्वेस्ट करेंगे, तो एक्चुअली में जो उनकी एक्चुअल डिमांड हो जाएगी वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना, जो उन्होंने डिजायर था, क्योंकि उन्हें ये सोचा नहीं था उन्हें कि ये सामान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ड्यू टू द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट उनकी जो एक्चुअल डिमांड है उनको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। सो एक्चुअल डिमांड विल बी मोर देन द डिजायर्ड डिमांड। अब ये बात है कि दोनों इक्वल कब हो सकती हैं, देखिए इक्वल कब होगा, इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में बेसिकली आपका दोनों क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल डिमांड है, दैट इज द एक्चुअल डिमांड विल बी इक्वल टू द दैट इज प्लान्ड डिमांड, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना, इस केस में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, आगे ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम, तो ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए किस पॉइंट पे बेसिकली दोनों इक्वल हो सकते हैं, दैट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। So note that in the theory of income determination, we take each of the four categories of the demand in the sense of desired demand, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हम थ्योरी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, कि ये बोल रहा है कि कीन्स ने किसको मतलब लिया, क्या उसने इफेक्टिव को लिया, या क्या उसने क्या उसने एक्चुअल को लिया, या क्या उसने डिजायर्ड को लिया, उसने लिया डिजायर्ड को, ठीक है, उसने लिया डिजायर्ड डिमांड को, क्योंकि एक्चुअल में क्या होती है तो हमें बाद में पता लगता है, फिलहाल अपनी थ्योरी समझाने के लिए तो वो उसे डिजायर्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वही क्वांटिटी ले सकता है जो एक्चुअली में वो सोच रहे हैं, क्योंकि वो हमें उसका अवेयरनेस है हमें, क्योंकि पोस्ट क्या होने वाला है वी डोंट नो, ठीक है। तो जैसे आप कोई मुझसे सुबह पूछेगा कि मेरा प्लान क्या है, तो मैं बोलूँगा कि मुझे 10,000 रुपये है मेरे पास, आज मुझे फ़ोन लेने जाना है ना। तो वो चीज़ क्योंकि वो चीज़ एक रियलिस्टिक होगी उस समय बताना, और वो चीज़ इंटेंडेड होगी, और वो चीज़ जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होगी, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ वो अलग चीज़ है, ठीक है। इसलिए उसने डिज़ायर्ड डिमांड को कंसिडर किया, क्योंकि वो हमें पता होती है। हाउएवर, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन नेशनल इनकम अकाउंट करते हैं, जब हम नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे, जो हमारा चैप्टर नंबर 20 है, जब उसमें आप नेशनल इनकम जीडीपी निकालेंगे, तब हम क्या लेंगे, एक्चुअल डिमांड लेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कीन्स ने अपनी थ्योरी समझाने के लिए उसने क्या लिया है, डिजायर्ड डिमांड लिया, सेंस ऑफ डिजायर्ड डिमांड को से एक्सप्लेन किया है। लेकिन नेशनल इनकम जब हम चैप्टर नंबर 20 में हम फाइंड करेंगे आगे चल के, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वी विल टेक ओनली द एक्चुअल डिमांड, ठीक है। सो वाइल डिस्कसिंग द सिंपल केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन वी हैव टेकन द मॉडल, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमने किसका मॉडल लिया है, क्लोज्ड इकोनॉमी का। हमने सिर्फ सी को लिया है प्लस आई को लिया है, ठीक है। सी स्टैंड्स फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हम लोग करते हैं, हम लोग डिमांड करते हैं, और आई स्टैंड्स फॉर जो कंपनीज करती हैं, बेसिकली प्राइवेट कंपनीज करती है। तो उसने अपनी थ्योरी को सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों को ही कंसिडर किया है, ठीक है। विद नो एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट वी आर नॉट टेकिंग इन टू द अकाउंट द एक्सपेंडिचर एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल। यहाँ पे उसने गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को भी दरकिनार कर दिया है। बेसिकली इसने दो ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को लिया है और दो ही कॉम्पोनेंट्स के एग्रीगेट डिमांड को लिया है, दैट इज सी एंड आई, ठीक है। देयरफॉर इन अ सिंपल टू सेक्टर, क्योंकि उसे समझाने में ईजी होता ना, यहाँ पे उसने सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी बना दिया, ओनली टू सेक्टर कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। सो एग्रीगेट डिमांड इज मेड अप ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ केन्सियन थ्योरी के लिए है, ठीक है। एक्चुअली में आपको पता है, एक्चुअली में देयर आर द फोर कॉम्पोनेंट्स, बट टू एक्सप्लेन इट्स थ्योरी दे हैव ही हैज ओनली टेकन द टू कॉम्पोनेंट्स, दैट इज सी प्लस आई। चलिए,
सो कंजप्शन एक्सपेंडिचर थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिफर्स टू द डिजायर्ड, अब यहाँ पे देखो वर्ड डिजायर्ड ही आएगा, क्यों? क्योंकि हम कीन्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिजायर्ड एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स ऑन द परचेस ऑफ कंजप्शन गुड्स, तो हम जितने भी गुड्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसका सारा भी जितना भी हम खर्चा करते हैं, दैट इंक्लूड्स अ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो सारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? इज द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स होगा यहाँ पे ऑन द परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है, जो भी बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी जो प्रोड्यूस करते हैं और कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं या परचेज करते हैं कैपिटल गुड्स लाइक टूल मशीनरी, बेसिकली आप सिंपल से समझिए कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना, वो क्या है बेसिकली डिमांड है किसकी? प्राइवेट कंपनीज की। जो कंपनीज होती हैं तो वो किस पे स्पेंड करती हैं? दे स्पेंड ऑन द टूल्स, दे स्पेंड ऑन द प्लांट्स, प्लांट यहाँ कहने का मतलब है जो उनके जहाँ पे काम होता है बेसिकली, ठीक है, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड्स ऑन द परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज, ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे बेसिकली वो खर्चा करते हैं। ओके, दीज टू स्पेंडिंग्स कैटेगराइज डिफर फ्रॉम ईच अदर, ध्यान रखिएगा ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर अलग है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अलग है फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट्स स्पेंडिंग। तो आपको पता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिल्कुल अलग है, वो कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स करते हैं, हम लोग करते हैं। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो कौन करता है? दैट द कंपनी पीपल डू दिस। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज टू स्पेंडिंग्स कैटेगरीली, ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं कंजप्शन को और अच्छे से डीप। और अब क्या बेसिकली हमारा आगे क्या होगा? हम कंजप्शन में और डीप जाएंगे आगे, फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट में भी और डीप जाएंगे। तो बेसिकली अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी तक हम एग्रीगेट डिमांड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम एग्रीगेट डिमांड ही कैरी ऑन कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी एग्रीगेट डिमांड हमने क्या ले लिया है? डिजायर्ड, ठीक है, डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड लिया है, और उसमें भी हमने क्या लिया है? C+I ही लिया है, और G(x-m) को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे साल में क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता था आपका, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके मैंने ऑलरेडी नोट्स भी बना दिए हैं, उसका लेक्चर मैं आपको भी दे दूंगा, उसका स्पेशली एक लेक्चर बनाया है मैंने, प्लस आपको इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन भी इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ डू कमेंट, ओके, डू कमेंट ऑन दिस माई वीडियोज़, और प्लीज़ डू फीडबैक। अगर कोई समझ में नहीं आता तो मेरे इंस्टाग्राम जो है आप मुझे DM कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो शेयर माई फ़ोन नंबर ऑन द अबाउट सेक्शन ऑफ माई चैनल, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।